हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। दोस्तों, पिछली क्लासेस में मैंने आप लोगों के साथ चर्चा की थी मुगल साम्राज्य के पतन, उत्तर मुगल साम्राज्य के बारे में, नवीन क्षेत्रीय राज्यों के बारे में, यूरोपीय कंपनियां भारत में आती हैं और उनमें से किस तरीके से आपस में प्रतिस्पर्धा होती है उसके बारे में चर्चा की थी। उनमें से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से भारत में जीतती है उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। साथ के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में एक अपना साम्राज्य स्थापित करने की जो प्रक्रिया शुरू होती है, बंगाल से लेकर के मैसूर, मैसूर से लेकर के मराठा और मराठा से लेकर के पंजाब तक सभी महत्वपूर्ण राज्यों को उसने जीत करके अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। ठीक है ना। तो इसमें हम लोगों ने अभी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की साम्राज्य की या सत्ता की स्थापना के संदर्भ में सभी मुद्दों पर चर्चा की है। अब हम यहां से एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं और वो है आपके आधुनिक भारत का इतिहास और ब्रिटिश कंपनी की औपनिवेशिक नीति के बारे में, यानी कि किस तरीके से भारत में उन्होंने अपनी नीतियों को लागू किया और उस नीति में कब कब और किस तरीके से बदलाव किया। क्योंकि अगर उनके उद्देश्य और उनके बदलाव को हम नहीं समझ पाएंगे तो डेफिनेट सी बात है कि आप लोग ये भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं कि आखिर उन्होंने इंडिया में जो भी चेंजेस किए तो वो क्यों किए, जो भी परिवर्तन लाए वो क्यों लाए, उन्होंने कोई पॉलिसी इंट्रोड्यूस की तो वो क्यों इंट्रोड्यूस की, क्यों लागू की उन्होंने। ओके, तो इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और यहां से हम लोग आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसीज, और उनमें भी सबसे पहले हम बात करेंगे औपनिवेशिक नीति के संदर्भ में। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता देता हूं फटाफट कि स्टडी IQ ने आप लोगों के लिए ग्रेट नॉलेज फेस्टिवल सेल यानी कि बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर इसे लॉन्च किया था और ये सेल आप लोगों को 15 मई तक मिल रही है, 15 मई तक मिल रही है और 15 मई तक GS के इस बैच में एडमिशन लेने की लास्ट डेट भी है। ठीक है ना। और आपको अगर डिस्काउंट चाहिए तो MK लाइव कोड यूज करेंगे तो ये डिस्काउंटेड प्राइस आपका मिल जाएगा 29,999 रुपए में मई इवनिंग बैच फाउंडेशन का 2026-2027 के लिए। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। जो भी आप में से ज्वाइन करना चाहता है तो फटाफट बैच को ज्वाइन करिए और मेरा कोड जो है MK लाइव इस्तेमाल करिए। मेरी गाइडेंस में रह करके आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी किसी तरह की कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरी मेल ID और मेरा टेलीग्राम व्हाट्सएप नंबर है, इसके थ्रू भी मुझसे जुड़ सकते हैं और ये टेलीग्राम का बार कोड भी है, इसके थ्रू भी आप मेरे चैनल से, मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं और ये रहा टेलीग्राम का लिंक भी। ठीक है ना। लेकिन कोड MK लाइव जरूर लगाइएगा जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा, सारी चीज़ें होगी, मेरे गाइडेंस में रहने का मौका मिलेगा और मेरे गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए इतना जो एक्सपीरियंस है आप लोगों की जो लिया है कि UP PCS में सेलेक्ट होने के बाद भी मैंने आपको पढ़ाने का ऑप्शन चुना है तो उसका कुछ ना कुछ तो लाभ उठाइए। ठीक है ना। तो चलिए इसको हम आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले औपनिवेशिक नीति तो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें और आपको डिस्कस करना चाहता हूं। वो है आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां, पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, ध्यान रखिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ही उद्देश्य था, एनी हाउ मेक द प्रॉफिट मोर एंड मोर एंड मोर, अधिक से अधिक लाभ कमाना, क्योंकि कंपनी है उसका पर्पज ही यही है। और उसके लिए उसने सबसे पहले क्या किया, ट्रेड मोनोपोली करने की कोशिश की, व्यापारिक एकाधिकार की, अपने यूरोपीय कंपनियों को यहां से बाहर निकाला और फिर भारतीय राज्यों में उन्होंने अपना नियंत्रण करने की कोशिश की कि चलो भाई इस पर नियंत्रण किया जाए जिससे कि हमें व्यापार में बेनिफिट मिले। ठीक है ना। और व्यापार को और अच्छा करने के लिए, लाभ कमाने के लिए, सारी चीजों के लिए उन्होंने कई प्रकार की नीतियां बनाई। कोई एक तरह की नीति नहीं थी दोस्तों, इसमें कई तरह की पॉलिसीज थी जिनको हम लोगों को सभी को समझना चाहिए। देखिए, एक तरफ तो उनकी पॉलिसी थी जिसे हम कह सकते हैं राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीति।
राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीति हम कह सकते हैं, या इसको इस तरीके से ना कह करके हम कह सकते हैं राजनीतिक नीति कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं प्रशासनिक नीति के बारे में। उसके बाद हम चर्चा करते हैं इनकी कहा जाए कि आर्थिक नीति के बारे में, आर्थिक नीति। और उसके बाद हम बात करेंगे तो सामाजिक सांस्कृतिक नीति के बारे में। इन सभी मुद्दों पर उन्होंने अपने विचार रखे और विचार रखने के बाद इन सभी को पॉलिसीज के तहत इसको लागू किया। मोटा मोटा अगर हम इसमें चर्चा करें दोस्तों, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसके अंतर्गत राजनीतिक तौर पर उन्होंने भारतीय राज्यों पर नियंत्रण करने की कोशिश की। भारतीय राज्यों पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर इंडियन स्टेट्स, ठीक है ना, जिससे कि यहां की सत्ता का उपयोग करके वो अपने लिए प्रॉफिट को और ज्यादा बढ़ा सके, सारी चीजें कर सके। और इसके लिए उन्होंने जो पॉलिसीज अपनाई उनको ध्यान से समझिएगा। उन राज्यों पर नियंत्रण तो किया, ये तो मैंने आप लोगों को सभी चर्चा कर दी, लेकिन पॉलिसीज क्या हैं ये आपको देखने समझने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहले द्वैध शासन, द्वैध शासन। और द्वैध शासन बोले तो 1765 से लेकर के 1772 तक आपके बंगाल पर जो डुअल गवर्नमेंट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था वो है द्वैध शासन है। दो तरीके के शासन, इस पर मैंने आपको चर्चा की थी इलाहाबाद की संधि के बाद में। उसके बाद उन्होंने पॉलिसी अपनाई सहायक संधि की नीति, जिसके माध्यम से उन्होंने भारतीय राज्यों को अपने ऊपर लागू किया, अपने ऊपर निर्भर बनाया, भारतीय राज्यों पर कंट्रोल किया। सिर्फ कंट्रोल किया, उनको विलय नहीं किया, केवल बंगाल को छोड़ करके। और उसके बाद हम बात करें तो कह सकते हैं डलहौजी की विलय नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडियरी अलायंस, डायरकी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। यानी कि डलहौजी ने तो उन सभी राज्यों को विलय ही कर लिया कि भाई इनको अब स्वतंत्र अस्तित्व को खत्म किया जाए। ये कैसे स्वतंत्र है जब इनको हमने ही मान्यता दे रखी है? लेकिन इन सब का उद्देश्य एक ही है, आर्थिक। इन सब का उद्देश्य एक ही आर्थिक है, लाभ कमाने के लिए, इंग्लैंड के प्रॉफिट के लिए, इंग्लैंड के बेनिफिट के लिए, इंग्लैंड के फेवर के लिए, भारत के विकास के लिए या इस चीज के लिए नहीं था। दूसरी तरफ हम बात करें तो प्रशासनिक नीति के अंतर्गत, इस प्रशासनिक नीति में हम बात करें तो इनका संवैधानिक विकास, कैसे कैसे उन्होंने भारत में कानून व्यवस्था का निर्माण किया, संवैधानिक विकास है। न्यायिक प्रणाली है, न्यायिक प्रणाली का विकास किया। साथ के साथ पुलिस प्रणाली है। उसके बाद स्थानीय स्वशासन का विकास है। ये सभी चीजें कंपनी ने भारत में लागू की और इनका पर्पस एक ही था कि भारत पर प्रॉपर तरीके से, वैधानिक तरीके से शासन व्यवस्था को लागू करके अपना जो शोषण कर रहे हैं, भारत का जो दोहन कर रहे हैं, उसको सुरक्षित रखा जाए, उसको सुरक्षित रखना। और वो तभी हो सकता है जब हमारा कानून होगा, हमारी न्याय व्यवस्था होगी, हमारा प्रशासन होगा। और उसके लिए उन्होंने बनाया, पूरे भारत को जीत करके अपनी कानून व्यवस्था, अपना सब कुछ उन्होंने यहां पर लागू किया। आर्थिक स्तर पर के भारत के संसाधनों को कैसे लूटा जाए, उसके लिए बाकायदा उन्होंने आर्थिक नीति बनाई। व्यापार से जो कमा रहे थे वो पहले के कंसेप्ट था, लेकिन अब जो है वो अलग है। इसके अंतर्गत हम चर्चा करें तो इसमें देख सकते हैं आपका क्या क्या, भूराजस्व नीति, भूराजस्व नीति, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, विऔद्योगीकरण, भारत के उद्योगों को खत्म किया गया, भारत के उद्योग धंधों को नष्ट किया गया, कृषि का वाणिज्यीकरण, ठीक है ना, रेलवे का विकास, रेलवे का विकास किया, जिससे कि भारत के संसाधनों को अंदर से बंदरगाहों तक लाया जा सके और उनको इंग्लैंड ले जाया जा सके। अगर कहीं विद्रोह होता है तो सैनिकों को इधर से उधर पहुंचाया भी जा सके। और साथ के साथ में धन का निष्कासन, इसके माध्यम से पूरी तरह से ड्रेन ऑफ वेल्थ के कंसेप्ट को लागू करना।
कि यहां से हम किस तरीके से इस चीज को बाहर एग्जिट कर सकते हैं, कैसे लेकर के जाएं। बाकायदा सब कुछ प्री प्लान था। कुछ लोगों ने कहा था कि ब्रिटेन ने भारत को अकस्मात ही जीत लिया। यह अकस्मात नहीं था, बाकायदा उन्होंने उसको जीता और प्लान के तहत उसको जीता, और बाकायदा प्लान के तहत ही उसको आगे चलाया। कहीं पर भी आपको दिखाई दे रहा है कि अकस्मात था? पॉलिसी है बाकायदा पूरी इसके अंतर्गत, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और इसमें सामाजिक सांस्कृतिक नीति में उन्होंने क्या किया? आपके सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सुधार लागू किए, सामाजिक धार्मिक सुधार कानून लागू किए, चाहे सती प्रथा हो, विधवा पुनर्विवाह हो, ठीक है ना, या कन्या शिशु हत्या हो, या कुछ भी हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि भारत के लोगों को सुधार करना हो, भारत के लोगों से ब्रिटिश हमदर्दी थी, ऐसा नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना बाजार विकसित करना था, अपने पक्ष में कुछ ऐसे लोगों को तैयार करना था जो उदारवादी विचारों के हों, जो अपने समाज, अपने धर्म, अपनी व्यवस्था से अलग हट सकते हो और हमारा समर्थन कर सकते हो। इसलिए उनकी नीतियों को समर्थन किया गया, जो उनके लिए बाजार के तौर पर काम करेंगे, उनकी यहां पर सत्ता को समर्थन देंगे और उनके ऑफिस में काम करेंगे, सस्ते क्लर्क मिल जाएंगे। इसलिए उन्होंने यहां पर शिक्षा की नीति भी लागू की, शिक्षा की नीति। और इसीलिए उन्होंने ईसाई मिशनरियों को भी यहां पर भेजा, ईसाई मिशनरी, इनको भी भेजा। और भी अन्य ऐसी गतिविधियां हैं जिसको उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक स्तर पर लागू किया। सिर्फ पर्पस एक ही था, भारत को अपने ऊपर निर्भर करना, भारत को अपने अनुसार उसको विकसित करना, अपने लिए तैयार करना, अपने बाजार के लिए तैयार करना, अपनी सत्ता के लिए सहायक तत्व तैयार करना। दीज आर द पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। अब आप समझ लीजिए, ठीक है ना। तो यह है पूरा का पूरा उनकी नीतियों का कच्चा चिट्ठा, जिसको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये पॉलिसीज भी इंटरनल पॉलिसीज हैं। इसके ऊपर भी एक पॉलिसी थी जिसे इतिहासकारों ने एक अलग तरीके से डिफाइन किया है, क्योंकि ये सारी चीजें एक जैसी नहीं चली। आखिर सहायक संधि के बाद विलय नीति क्यों आई? द्वैध शासन के बाद सहायक संधि क्यों आई? या इन जो विकास हो रहा है इनमें समय समय पर इनके अंदर भी तो परिवर्तन हुए, वो परिवर्तन क्यों हुए? या औद्योगिकरण, कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ, ये कब से और क्यों स्टार्ट किया गया, किस तरीके से किया गया? आखिर इनमें भी उन्होंने शुरू से आने के बाद तुरंत ही सुधार लागू कर दिए? नहीं, समय समय पर अपनी नीतियों को बदलते रहे। जैसे जैसे उनके उद्देश्य बदले वैसे वैसे उनकी नीतियां भी बदली। और वो जो उद्देश्य और नीतियां हैं वो दोस्तों ये है आपकी औपनिवेशिक नीति का कंसेप्ट, जिसे इतिहासकारों ने 3 अलग अलग चरणों में विभाजित किया है, समझाने की कोशिश की गई है। जिसमें पहला चरण उन्होंने जो बताया है वो है आपका वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण, जो 1757 प्लासी के युद्ध से लेकर के 1813 के चार्टर एक्ट तक चलता है। दूसरा है औद्योगिक पूंजीवाद का चरण, जिसे 1813 से 1857 तक हम लोग देखते हैं, 1857 के विद्रोह तक। और फिर वित्तीय पूंजीवाद का चरण, जो 1858 से लेकर के देश की आजादी तक चलता है, ठीक है ना। ये 3 चरण हैं जिन्हें हम अलग अलग नाम से जानते हैं, इन्हीं को कहते हैं औपनिवेशिक चरण। वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण, औद्योगिक पूंजीवाद का चरण और वित्तीय पूंजीवाद का चरण। ओके, और ये चरण यहां से डिसाइड नहीं हुए, ये इंग्लैंड से डिसाइड हो रहे हैं। हमारे देश की जरूरत के अनुसार नहीं है, इंग्लैंड की जरूरत के अनुसार। उस तरीके से भारत पर उनकी औपनिवेशिक नीति बदलती चली जाती है। जैसी उनकी वहां जरूरत पड़ती है वैसे ही यहां पर नीतियां बदल जाती हैं। ओके एवरीवन, देखिए मेरा मानना यह है दोस्तों कि आप लोग अच्छे तरीके से जो भी करिए अच्छे तरीके से करिए, कंसेप्चुअली पढ़ के करिए और ढंग से कवर करिए। इतिहास वैसे ही लोगों ने बदनाम कर रखा है कि अरे बहुत फैक्ट हैं, बहुत रटना पड़ता है, अरे इसमें मुर्दों को जगाना पड़ता है, गड़े मुर्दे उखाड़ने पड़ते हैं, दिस दैट, तमाम तरह की ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के लोग इसको बदनाम किए रहते हैं। मेरा मानना है कि
इतिहास से बढ़िया कोई चीज नहीं है सीखने के लिए, जिससे हम ये जान पाते हैं कि इतिहास में हमारे पूर्वजों ने क्या किया और क्यों किया, कब किया, कहां किया, किसने किया, ये तो अलग चीज है, लेकिन क्यों और कैसे किया ये सबसे महत्वपूर्ण है। यानी कि जब आप किसी भी घटना के कारण जानेंगे और किसी भी घटना के कारण के प्रभाव को जानेंगे, यही इतिहास है, तो बाकी तो चीजें ऑटोमेटिकली आप लोगों को याद हो ही जाएंगी। ठीक है ना। चलिए फिर एक एक करके हम लोग इस पर बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या है, कैसे कैसे है। तो ये जो चरण है कंपनी के अपने चरण हैं, जिनको हम लोग एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश कंपनी ने या ब्रिटिश सरकार ने भारत पर उपनिवेश की नीति यहां से लागू की, लेकिन इससे पहले की कंडीशन क्या थी? इससे पहले की कंडीशन को अगर हम समझ पाए तो यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये रही, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति 1757 से पूर्व की नीति है। यानी कि प्लासी के युद्ध से पहले इसकी नीति क्या है, इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर यही नहीं समझ पाए तो फिर सब बेकार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस समय केवल एक व्यापारिक कंपनी थी। क्या थी? व्यापारिक कंपनी, एक ट्रेडिंग कंपनी थी, जस्ट ओनली। उसका काम था ट्रेड करना, इंडिया से मैन्युफैक्चर्ड आइटम जो हैं उनको ले जा करके यूरोप में सेल आउट करना और प्रॉफिट को अर्न करना, ये उनका काम था। ठीक है ना। इस समय में 1757 तक कंपनी की एक्टिविटी क्या है वो अब चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करना। ये है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो भारत आती है और भारत आने के समय में इंग्लैंड से धन लेकर के आती है। ठीक है ना। धन लाती है, पैसा लाती है, सोना चांदी तमाम सारी चीजें लेकर के आती है जो यहां पर दे सके, और यहां से वो क्या करती है? माल खरीदती है। माल खरीदना, ठीक है ना, माल खरीदना, और खरीद करके इसको माल को ले जाती है, माल ले जाती है, और ये सोना चांदी भारत में छोड़ जाती है। अब कंडीशन ये है कि 1 लाख रुपए ले जाती है, 1 लाख का सामान खरीदती है, उसको 10 लाख में बेचती है, ये उसका काम है। अब मैं कहोगे 1 लाख का 10 लाख में, भाई पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा जब आया था तो सोचिए जहां जितना माल यहां से लेकर गया था वो लगभग 60 गुना कीमत पर बेचा था उसने, 60 टाइम्स मोर उसके रेट थे। मैंने तो 10 गुना ही बताए हैं, 1 लाख का 10 लाख इतना ही था। तो ये उसकी एक्टिविटी थी इस पीरियड में, यानी कि उसका उद्देश्य था कंपनी का उद्देश्य है लाभ कमाना, और वो भी कैसा? कोशिश यही है अधिकतम लाभ कमाना, ये उसका उद्देश्य है। इसके लिए वो क्या करती है? इसकी प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया इंग्लैंड से धन भारत लाना, भारत से माल खरीदना, और इंग्लैंड प्लस यूरोप में माल बेचकर, माल बिक्री द्वारा लाभ कमाना, टू मेक द प्रॉफिट, लाभ कमाना, यही उसका काम है। और इसीलिए इसको अधिकतम काम करने के लिए इसीलिए उसने और क्या किया? एकाधिकार करने का प्रयास किया, एकाधिकार का प्रयास,
बोले कि इसमें अधिकतम लाभ कब हो सकता है? जब सस्ता माल वो खरीदे और महंगा बेचे, और वो एक ही तरीके से हो सकता है, और वो है ये। इसलिए एकाधिकार के लिए यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को हटाने का प्रयास किया। ये रहा यूरोपीय प्रतिद्वंदियों को। और दूसरा काम था, इसके तहत ही भारतीय शासकों से छूट लेना, जितनी छूट मिल जाए। इसी पीरियड में आपको बताया कि गोलकुंडा के जो सूबेदार है उससे उन्होंने सुनहरा फरमान जारी करवाया था, और फर्रुखशियर मुगल बादशाह से 1717 में शाही फरमान जारी करवाया, जिससे उन्हें करमुक्त व्यापार करने की छूट मिली थी। तो ये था इनका इससे पहले का कंसेप्ट, जस्ट एक कंपनी के तौर पर उसका काम था। एवरीवन क्लियर हो गया? समझ में आ गया कि क्या है, किस तरीके से है? तो ये पूरे प्रोसेस था। लेकिन इसके बाद में इंग्लैंड के लोगों को, इंग्लैंड के शासकों को और सभी को यह महसूस होने लगा कि इस तरीके से तो भारत बहुत अमीर हो जाएगा और हमारा सोना चांदी भारत में चला जाएगा, जो कि वो लेकर के आते थे कहां से? अमेरिका से। और उस समय यूरोप में आपस में संघर्ष चल रहा था, तो हर शासक संघर्ष के लिए बड़ी सेना चाहता था, बड़े अच्छे हथियार चाहता था, ठीक है ना? और अपने आप को मजबूत करने के लिए उसको सोना चांदी संपत्ति की जरूरत थी। इसलिए यूरोप में, पूरे यूरोप में संपत्ति के संग्रह पर बल दिया जाने लगा। और इसी वजह से इंग्लैंड के शासक ने भी कंपनी से यह आदेश जारी किया कि भाई यहां से सोना चांदी आप लेके मत जाइए, बल्कि भारत में ही कुछ ऐसा काम करिए जिससे कि व्यापार का पैसा वहीं से मिलना शुरू हो जाए, ठीक है ना? व्यापार का पैसा वहीं से मिलना शुरू हो जाए, यानी कि अपना निवेश वहीं निकालो, वहीं से करो, यहां से नहीं। और तब जाकर के इसका पहला वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण शुरू होता है, उपनिवेश का। अब यहां से भारत को उपनिवेश बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है, वो भी एक कॉमर्शियल एक्टिविटीज के थ्रू। इसे कहते हैं वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण। अब इस चरण में कंपनी का उद्देश्य क्या है, कंपनी की प्रक्रिया समझने की कोशिश करना। यहां पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पॉलिसी जो रहती है वो ये रहती है कि वो भारत तो आती है, लेकिन वो धन अब नहीं लाना चाहती, नहीं लाती है, बंद कर दिया उसने, नो मनी। बोले फिर कैसे करेंगे? बोले कि भारत से ही धन इकट्ठा करो, धन भारत से ही लो, चाहे उनसे उपहार लो, चाहे उनको लूटो, और चाहे कुछ भी करो, वहां नौकरी करो, चाकरी करो, राजस्व वसूलो, कुछ भी करो, पैसा यहीं से इकट्ठा करो, और उस धन से यहां से माल खरीदो। माल खरीदना और इस माल को लेकर के जाना, माल का निर्यात। बोले कि ये काम करो, ये रहा, ये इसका कंसेप्ट है, माल का निर्यात करना। यानी कि इंग्लैंड से आने का कंसेप्ट खत्म हो गया, कुछ भी यहां से जा रहा है। और जितना माल, सोचिए अगर उन्होंने 1 लाख रुपया यहां से इकट्ठा किया तो 1 लाख का माल खरीदा और 1 लाख को इंग्लैंड में या यूरोप में बेच दिया, 10 लाख में, 15 लाख में, 20 लाख में, और सारा पैसा वहीं छोड़ दिया, सारा का सारा पैसा यहीं पर छोड़ दिया, ठीक है ना? तो ये एक कंसेप्ट यहां से शुरू होता है। अब इसके पीछे कारण क्या था? इसके पीछे कारण अगर जानोगे तो कारण था कि भारत से ही निवेश तैयार करना और व्यापार इंग्लैंड के पक्ष में करना, इंग्लैंड के पक्ष में करना व्यापार को, इंग्लैंड के फेवर में।
ये था, ठीक है ना। यानी कि भारत से ही पैसा इकट्ठा करना, उसी से माल खरीदना, माल खरीद करके यूरोप में बेच देना, ये उसका कंसेप्ट था। ठीक एवरीबॉडी। तो जिस तरीके से ये कंसेप्ट किया गया उसी तरीके से यहां पर किया गया। अब इसके लिए उन्होंने क्या प्रयास किए, इसके लिए जो प्रयास किए वो आपको जानने की जरूरत है। क्या क्या किया गया? पहला तो क्या गया भाई, यूरोपीय कंपनियों को हटा दिया गया। एकाधिकार तो किया ही किया कि भाई एकाधिकार तो करना ही करना है, चाहे विदेशी व्यापारी हो या भारतीय व्यापारी, कोई भी हो, सबको हटाना है। दूसरा, भारतीय राज्यों पर नियंत्रण, भारतीय राज्यों पर नियंत्रण। बोले कि तभी हो सकता है, उनसे पैसा तभी मिल सकता है, सारी चीजें मिल सकती हैं। और इस नियंत्रण के लिए उन्होंने क्या किया, युद्ध और सहायक संधि को लागू किया। युद्ध की नीति अपनाई और सहायक संधि की नीति भी अपनाई। और तीसरा, आर्थिक दोहन, आर्थिक दोहन, यानी कि इसी पीरियड में उन्होंने भू राजस्व प्रणाली पर नियंत्रण किया, पर नियंत्रण। बंगाल पर कब्जा करके वहां पर क्या ले लिया, दीवानी का अधिकार ले लिया। और इस तरीके से ये सारी चीजें हो गई, दीवानी का अधिकार उन्होंने ले लिया। तो पैसा भी मिलना शुरू हुआ, भारतीय राज्यों पर नियंत्रण भी कर लिया, उनको लूटा भी जाने लगा, और सारी कंपनियों को यहां से बाहर निकाल भी दिया गया। यानी कि द्वैध शासन भी यहीं लागू हुआ, यहीं पर सहायक संधि भी लागू हुई, ठीक है ना। और यहीं पर भारतीय राज्यों को हरा करके उनको युद्ध के माध्यम से या सहायक संधि के माध्यम से अपने ऊपर उनको निर्भर बना लिया गया, जो मैंने आपको यहां पर डिस्कस किया था। और यहीं पर धीरे 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 क्या हुआ, संवैधानिक प्रयास की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। 1793 में कॉर्नवालिस, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा आपका कॉर्नवालिस कोड लागू करना है, न्यायिक प्रणाली में सुधार करना, न्याय व्यवस्था का विकास करना, प्लस साथ के साथ आपके क्या करना, पुलिस सेवा, आईसीएस प्रणाली, इंडियन सिविल सर्विसेज का गठन करना, आईपीएस का गठन करना, ये सारी चीजें हुई। साथ के साथ भू राजस्व नीति को भी इसी समय लागू कर दिया गया, इसी पीरियड में। तो सोचिए, ये लगभग सारी प्रणालियां इस समय, केवल विलय नीति और अन्य चीजों को छोड़ दिया जाए तो ये सब चीजें यहां पर शुरू हो गई। अभी इसमें ज्यादा कोई इंटरफेयर नहीं था, एक एक करके ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सब कुछ यहां पर हुआ, और आर्थिक दोहन, इस तरीके से धन का पलायन भी शुरू हो गया। यह था आपके वाणिज्यिक पूंजीवाद का पहला चरण, जहां से उन्होंने पैसे को निकालना शुरू किया। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर देखिए ढंग से पढ़ोगे तो बेटा इतिहास में बहुत मजा आता है, नहीं तो फिर फैक्ट पढ़ोगे तो फिर समझ ही सकते हो कि क्या इशू होने वाला है। आज पढ़ोगे कल भूल जाओगे, फिर तुम भी कहोगे हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, आज रात को पढ़ी और सुबह को सफा। पर आप भी कहोगे इतिहास वैसा है नहीं, समझने वाला विषय है, इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट है, और बाकायदा एक सिस्टमैटिक इंटरलिंकिंग प्रोसेस है वो, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले चरण की तरफ। अगला चरण क्या कहता है? अगला चरण है औद्योगिक पूंजीवाद। बोले ये क्या चीज है, ये क्या बला है? बोले कि इसके पीछे एक परिस्थिति है कि जब आपके पिछले चरण में से यहां से सारा का सारा माल लेके जाने लगे, ये माल है जो है 1 लाख रुपया भी यहां से ले गए, 1 लाख का माल भी ले गए, और उसको 15 लाख में, 10 लाख में, 12 लाख में, 15 लाख में बेचा, वो सारा पैसा इंग्लैंड में ही छोड़ दिया। तो इस तरीके से भारत का पैसा, मूल और उसका प्रॉफिट, लाभांश, ये सब इंग्लैंड में इकट्ठा होने लगा, और अमेरिका सोना चांदी आ रहा था, वो भी इकट्ठा हो रहा था। तो धीरे 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 इंग्लैंड में बहुत कुछ बदलने लगा, और इतना बदल गया कि वहां के लोग बहुत पैसे वाले हो गए, पूंजीपति हो गए, और उसी समय टेक्निकल साइंस के फील्ड में बहुत अच्छी अच्छी रिसर्च हुई, मशीनरी बनी,
नए नए डिस्कवरीज हुई, सब कुछ हुआ। और इसी वजह से इंग्लैंड में क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति, ठीक है ना, इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति हुई तो इसी के साथ ही एक चीज और भी हो गई कि औद्योगिक क्रांति के साथ साथ यहां पर एक नई चीज और भी खड़ी हुई थी जिसको आपको समझना है। वो था आपका अमेरिका इससे पहले ही स्वतंत्र हो चुका था। 1776 में ही अमेरिका स्वतंत्र हो चुका था। तो अमेरिका से जो इनको सामान मिलता था, कच्चा माल और अन्य बना हुआ माल, वो रुक गया। और तीसरी तरफ यूरोप में नेपोलियन है, फ्रांस में नेपोलियन है। और नेपोलियन ने एक व्यवस्था कर रखी है जिसे हम कहते हैं महाद्वीपीय व्यवस्था। ये तीन चीजें हैं। एक तो औद्योगिक क्रांति हो चुकी है, बहुत सारे पूंजीपति, बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे कंपनी के ऑनर, बहुत सारी फैक्ट्रियों के मालिक इकट्ठे हो गए। अमेरिका स्वतंत्र हो चुका है तो अमेरिका के साथ उनका ट्रेड काफी हद तक कम हो गया, बहुत कम हो गया। इधर फ्रांस का नेपोलियन आ गया। नेपोलियन ब्रिटेन से बहुत वैसे ही चिढ़ता है, बहुत परेशान है। उसने क्या किया कि पूरे जो यूरोप है, क्योंकि ब्रिटेन तो समुद्र में अलग है, इसलिए पूरे जो यूरोप है उसको उसने बांध के रख दिया और उनसे कह दिया कि कोई भी देश यूरोप का ब्रिटेन के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं रखेगा, ना तो आयात करेगा ना निर्यात करेगा, कोई नहीं करेगा। अगर कोई इंग्लैंड से होता हुआ जहाज भी यहां पे आता है तो हम उसको घुसने नहीं देंगे। अगर किसी का जहाज यहां से इंग्लैंड होते हुए किसी अन्य देश में जाता है तो उसको जाने नहीं देंगे। यानी कि उसका एक ही मकसद था, एट एनी कॉस्ट इंग्लैंड को कमजोर करना। अब ऐसी कंडीशन में ब्रिटेन का जो उद्योग धंधे यहां विकसित हुए, उनके लिए ना तो कच्चा माल मिल पा रहा और ना उनका बना हुआ माल कहीं बिक पा रहा, क्योंकि अमेरिका भी खत्म और दूसरी तरफ आपका यूरोप भी खत्म। तो अब क्या करें? इसीलिए इनको जरूरत थी किस चीज की? इनकी आवश्यकता थी एक बाजार की और दूसरी जरूरत थी कच्चे माल के स्रोत की, जो इनके लिए काम कर सके। लेकिन और यह पूर्ति कर सकता था, केवल आपूर्ति, इसकी पूर्ति कर सकता था भारत से की कि भाई एक काम करो, इसकी जगह भारत करो। लेकिन भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था, ठीक है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार था। तो इंग्लैंड की अन्य कंपनियों को वो कैसे आने दे? तब जाकर के संसद पर, वहां की सरकार पर दबाव डाला गया, सारी चीजें की गई और फिर उसके बाद वहां पर एक कानून में बदलाव किया गया। और कानून में बदलाव जो किया गया वो यही है, कारण तो मैंने बता दिया। अब इसके लिए जो प्रयास किए गए वो ध्यान रखिएगा, क्या प्रयास किए गए। और प्रयास किया गया 1813 का चार्टर एक्ट लागू किया गया एक्ट। और इसके माध्यम से भारत को सभी कंपनियों के लिए, भारत को सभी ब्रिटिश कंपनियों के लिए खोल दिया गया, के लिए खोला गया। यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, केवल दो चीजों को छोड़ करके। एक्सेप्शन ध्यान रखिएगा, वो है चाय प्लस चीन के साथ व्यापार, व्यापार को छोड़ करके बाकी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, ठीक है ना। अब इसका कंडीशन क्या थी? इसमें एक चीज जो ये हो गई, इसका मतलब क्या था? अब बाकी सारी कंपनियां, इसी समय मुक्त व्यापार की नीति लागू की गई, मुक्त व्यापार की नीति। यानी कि कहा जाए तो इसमें ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, मुक्त व्यापार की नीति में आयात कर
कर दिया गया 0% और निर्यात कर, खासकर विनिर्मित को, कर दिया गया 400%। यानी कि भारत का कोई माल निर्यात होगा तो 400% टैक्स लगेगा, यानी कि महंगा कर दिया गया। और आयात कर दिया गया 0%। भाई बस इतना ही, आने वाले माल पर कोई भी टैक्स नहीं। अब इसका कंसेप्ट क्या हुआ? इस कंसेप्ट का मतलब था कि भाई भारत के बाजार को खोलना, ये सारी चीजें करो भाई कैसे भी, बाकी सबको मौका दो। इसका सीधा सा कंसेप्ट यही था कि इस पीरियड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है और वहां से विनिर्मित माल लाती है, माल ला रही है, ठीक है ना। यहां से पहले से ही धन इकट्ठा किया जा रहा था, यहां पर माल की बिक्री की जा रही है, माल की बिक्री की जा रही है, और यहां से उसके बाद में कच्चा माल खरीदा जा रहा है, कच्चा माल खरीदा जा रहा है। और यहां से लेके क्या जा रहे हैं? यहां लेके जा रहे हैं धन और कच्चा माल, कच्चा माल। अब आराम से इस चार्ट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, यहां पर धन लाना बंद, कुछ भी लाना बंद। भारत से पैसा इकट्ठा किया, उससे माल खरीदा और माल लेकर के चले गए, विनिर्मित माल। और यहां पर अब विनिर्मित माल ला रहे हैं और कच्चा माल और पैसा लेके जा रहे हैं, क्योंकि धन तो पहले से इकट्ठा कर रहे थे राजस्व नीति के माध्यम से, साथ के साथ उस जो माल बेचा उसका भी पैसा आया, फिर कच्चा माल खरीदा और लेके चले गए। इस तरीके से यहां से पैसे का पलायन शुरू हो गया। यह था आपका सेकंड प्रयास किए गए, तो यह हो गया। और इसी में एक चीज और भी की गई, और वो था इसके अंतर्गत ही तीसरा पॉइंट, और ध्यान रखिएगा, और वो पॉइंट था भारतीय राज्यों पर, भारतीय राज्यों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण, यानी कि विलय की नीति, विलय की नीति। इनको विलय कर लो आराम से अपने अनुसार, फिर यहां पर नीतियों को लागू करेंगे, अन्यथा शासक होंगे तो ये नीतियां लागू नहीं करने देंगे। अगर यहां के शासक हुए तो हमको हमारी नीतियां लागू नहीं करने देंगे, इसलिए इनका विलय कर लो, अपने अनुसार का लागू करो। फिर विलय की नीति भी लागू हो गई, ठीक है ना। फिर बाकी शासन, प्रशासन, संवैधानिक कानून, प्रक्रिया, ये भी सब लागू हो गया। आर्थिक नीति में कृषि का वाणिज्यीकरण, औद्योगिकरण, सारी आर्थिक नीतियां भी लागू हो गई, और तो और सामाजिक सांस्कृतिक नीतियां भी लागू हो गई। यानी कि इसी पीरियड में देखते हो सती प्रथा खत्म की गई, इसी पीरियड में विधवा पुनर्विवाह को शुरू किया गया, इसी पीरियड में शिशु कन्या हत्या को रोका गया, ठगी प्रथा को खत्म किया गया। ये सारी चीजें, सामाजिक धार्मिक सुधार प्रक्रिया इसी पीरियड में लागू की गई, क्योंकि भाई जब भारतीय राज्यों को कंट्रोल कर लिया गया तो कहीं कोई तो ऐसा वर्ग हो जो हमारा समर्थन कर सके कि हम यहां पर आए हैं तो अच्छे काम के लिए आए हैं, आपके भले के लिए आए हैं। तो उन्होंने अपने पसंद का एक वर्ग तैयार करना शुरू कर दिया, और साथ के साथ जब यहां कंट्रोल कर लिया है तो उनको कानून लागू करना है, शासन लागू करना है, प्रशासन लागू करना है, ठीक ना, न्याय व्यवस्था लागू करनी है, उनको ऑफिस खोलने हैं, सारी चीजें करनी है। तो उसके लिए सस्ते कर्मचारी भी तो चाहिए जो उनका समर्थन भी करे और उनके लिए काम भी करे, यानी कि रंग रूप से काला और अंदर से अंग्रेज, यानी कि भारतीय आत्मा में अंग्रेज होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने शिक्षा नीति, सामाजिक धार्मिक सुधार नीति, तमाम तरह की गतिविधियां इसी पीरियड में लागू की थी, चाहे वो डलहौजी हो या कोई और। उनका मकसद सिर्फ एक ही था, पैसा, भारतीय संसाधन, और कोई मकसद नहीं था। ओके, क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है तीसरा चरण, थर्ड फेज जिसे हम कहते हैं, और वो है आपका वित्तीय पूंजीवाद का चरण। और इस पूंजीवाद के चरण में कम कंडीशन क्या थी? इस चरण की अगर हम चर्चा करें तो हम देख सकते हैं कि इसमें हुआ क्या था। देखिए, इस पीरियड में हुआ था कि कंपनी का शासन समाप्त हो गया था, कंपनी का शासन समाप्त हो गया, ठीक है ना, और महारानी का शासन शुरू।
शासन शुरू। यानी कि भारत अब एक उपनिवेश बन गया। पहले तो केवल एक कंट्रोल किया जाने वाला सिर्फ एक क्षेत्र था, राज्य था। अब पूरी तरीके से क्लासिकल उपनिवेश बन गया। और इसके लिए अगर हम बात करें तो इसके कारण क्या थे? इस वित्तीय पूंजीवाद के कारण थे कि भारत को एक सुरक्षित निवेश स्थल बना। भारत को सुरक्षित निवेश स्थल बनाना। बोले कैसे? क्यों? क्योंकि भाई पैसा बहुत इकट्ठा हो चुका है, मशीनरी बहुत अच्छी हो चुकी है, वहां पर एडवांस सिस्टम बन चुका है, सब कुछ है। तो फिर बोले कि हम चाहते हैं कि भारत में विकास की थोड़ी थोड़ी गतिविधियां शुरू की जाए, जिन्होंने 1857 के विद्रोह के समय में भारत का साथ दिया था। तो जमींदारों को और अन्य लोगों को साथ देने के लिए, सारी चीजों के लिए थोड़ा सा डेवलपमेंट का जरूरत भी है, क्योंकि अब उपनिवेश है तो थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट तो करेंगे। और इसीलिए निवेश स्थल में उन्होंने यहां पर बैंक खोले, शेयर बाजार खोले, यहां पर खदान खरीदी, यहां पर बागान बनाए, चाय के, कॉफी के बागान बनाए। ठीक है ना? ये सब कुछ उन्होंने किया। साथ के साथ आपके जहाज रानी का विकास किया। ठीक है ना? ये सारी चीजें की। सीमित औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। करण को बढ़ावा दिया। ये सारी चीजें हम कह सकते हैं, कारण कह लीजिए या इसकी प्रक्रिया कह सकते हो कि कैसे इसको लागू किया। अब इसको समझना है तो एक चार्ट के थ्रू इसको इजीली आप समझ सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें अब कंपनी नहीं आती है, यहां पर अब कंपनियां आती हैं। कंपनियां यहां पर आती हैं भारत में। अब यहां पर दो चीजें लेकर के आती हैं, निवेश लाती हैं यानी कि पैसा, और साथ के साथ विनिर्मित माल लाती हैं। माल इंडिया में। ठीक है ना? और यहां पर पहले से ही धन इकट्ठा किया जा रहा था, यहां पर माल की बिक्री की जा रही थी। जो पहले से चल रहा था वो तो चल ही रहा था। ठीक है ना? जो माल का चल रहा था वो तो चल ही रहा था, धन इकट्ठा कर ही रहे थे, माल की बिक्री कर रहे थे। अब साथ के साथ यहां पर अब बिक्री से जो पैसा आ रहा है वो अब यहां पर उनको तीसरी जो चीज मिली वो मिला इनका ब्याज, निवेश का ब्याज प्लस लाभांश, जो मुनाफा कमाया वो, और उससे उन्होंने कच्चा माल खरीदा। और इसको ले आकर के सोचिएगा, धन बहुत बड़ी मात्रा में प्लस कच्चा माल यहां से लेकर के जा रहे हैं, यानी बड़ी मात्रा में धन लेकर के जा रहे हैं और कच्चा माल लेकर के जा रहे हैं। यह है। अब आराम से, चूंकि वो उनका क्षेत्र है, अब कोई कुछ कह नहीं सकता, इसलिए उन्होंने यहां पर यह सब कुछ किया। रेलवे का विकास किया, रेलवे, जिससे कि आराम से इन सारी चीजों को अच्छे से मैनेज किया जा सके। सब कुछ यह था वित्तीय पूंजीवाद। उसको क्लासिकल उपनिवेश बनाना, क्लासिकल तरीके से उसका उपयोग करना, सारी चीजें करना, यह सब का सब उनका कंसेप्ट था। ठीक है ना? अब बताइए ये सारी चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई आप लोगों की? और इस प्रक्रिया में वो क्या करते हैं, भारत को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, भारतीय लोगों को थोड़ा थोड़ा छूट देते हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार नीति के अंतर्गत इन्होंने इंटरफेयर करना बंद कर दिया, केवल शिक्षा को छोड़ करके। क्यों? क्योंकि 1857 के विद्रोह के समय इनको समझ में आ गया कि भाई जैसा कर रहे हैं भारतीय लोग, उनको वैसा ही करने दो, हमें तो इसको लूटना है तो हम वही करेंगे। इसलिए 1857 के बाद इन्होंने हमारे सामाजिक धार्मिक सुधार के लिए कोई विशेष काम नहीं किया। एक बाल विवाह और दूसरा शिक्षा का विकास, बस ये दो काम किए, बाकी उन्होंने कोई काम नहीं किया। बाकी तुम्हारी इच्छा पर छोड़ दिया कि तुमको अपने कर्मकांड बढ़ाने हैं या जो कुछ भी करना है, यू कैन डू।
बाकी कानून प्रक्रिया तो पहले से जैसे चली आई है, शासन प्रशासन उनका पूरा हो ही गया, सब कुछ उनका कंट्रोल पहले से है, अब कुछ भी नहीं। तो सारी पॉलिसीज यहां पर इंप्लीमेंट हो चुकी हैं। इट इज द कंसेप्ट, ओके। और इसमें अब हम एक एक करके उनकी प्रशासनिक नीति, राजनीतिक नीति, प्रशासनिक नीति एक एक करके हम सब डिस्कस करेंगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। ये एक एक करके हम ये द्वैध शासन भी पढ़ेंगे, सहायक संधि, विलय नीति, ये संवैधानिक विकास, भू राजस्व नीति, ये सब एक एक करके हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। मजा आएगा अच्छे से, कोई चीज छूटेगी नहीं और इंटरेस्ट भी आएगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच। लेकिन हाँ, इसी तरीके से चाहते हैं कि अच्छे से कंसेप्चुअल के पॉइंट के साथ में ऑप्शनल में 300 प्लस नंबर आए तो इतिहास वैकल्पिक विषय आपको 300 से ज्यादा नंबर दिलवाएगा, मैं एश्योर करता हूं। मेरे साथ रहिए, मेरे साथ बैच को ज्वाइन करिए और अभी ग्रेट नॉलेज फेस्टिवल सेल का फायदा उठाइए और इस बैच को MK लाइव कोड के माध्यम से मात्र 12,999 रुपए में ज्वाइन करिए, ठीक है ना। इस बैच में एडमिशन की लास्ट डेट 14 तारीख है, इसलिए कल तक इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, फायदा उठाइए, लाभ लीजिए, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, 300 प्लस मतलब 300 से कम नहीं, और 300 प्लस का मतलब होता है प्रॉपर IAS सिलेक्शन श्योर, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। बाकी कोई भी डाउट हो तो ये है ही मेरा इंट्रोडक्शन और ये मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल है जिसके थ्रू आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, और ये टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।